नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादविन स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि शाम के 6 बजे मेरे द्वारा साइंस के पीवाईक्यूज का सेशन लिया जाता है, जिसमें हम ग्रुप डी में आए हुए उन क्वेश्चंस को करते हैं जो वास्तव में आपके आने वाले एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं आज हम कौन सी शिफ्ट करने वाले हैं, क्योंकि हम शिफ्ट वाइज पढ़ रहे हैं। तो आज जो शिफ्ट करने वाले हैं हम 25 अगस्त 2022 की करने वाले हैं। आपके माइंड में होगा कि 25 अगस्त 2022 कल भी चला था, तो भाई आज जो चलने वाली है वो शिफ्ट सेकंड चलने वाली है, क्योंकि एक दिन में 3 शिफ्ट चलती हैं, जिसमें से हम शिफ्ट सेकंड का यहाँ पे सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, इतनी बात समझ ली। अब चलते हैं आगे। आपको कौन कौन पढ़ा रहा है ग्रुप डी में, तो ये आपको पता है कि ललित सर के द्वारा जीएस की क्लासेस ली जाती हैं, मेरे द्वारा साइंस की क्लासेस ली जाती हैं और यादविन सर के द्वारा मैथ्स की क्लासेस ली जाती हैं। 5 बजे ललित सर, 6 बजे मेरे द्वारा साइंस और 8 बजे आपकी मैथ्स की क्लासेस चलती हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अगर आपने ये वीडियो से पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप उन वीडियोस पर जा सकते हैं, यानी हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे चैनल पे। आप आज जाओगे तो वहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और प्लेलिस्ट आपको चाहे जीएस की हो या फिर साइंस की हो या फिर आपकी मैथ्स की हो, तो सारी प्लेलिस्ट पे आप जाके अदर वीडियोस को भी देख सकते हैं। इसके साथ ही भाई सबको पीडीएफ भी चाहिए होता है, तो पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाना पड़ेगा, जिसका नाम है यादविन स्मार्ट क्लासेस। जैसे आप टेलीग्राम चैनल पे जाते हैं, सर्च करते हैं, तो वहां पे आपको लिंक के साथ में हमारे यहां सारी फाइल्स मिल जाएंगी, सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं। आपका आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है एएसपी दिव्यांशी और जो साथी जुड़ते जा रहे हैं वो एक बार अपने साथियों को शेयर जरूर कर दें, जिससे कि जो लोग वास्तव में पढ़ना चाहते हैं, एक सीरियस पढ़ाई करना चाहते हैं, जिन्हें वास्तव में ग्रुप डी को क्वालिफाई करना है, तो वो मेरे साथ में जुड़ सकते हैं। और जुड़ने के बाद में इस क्लास में वो चीज़ें सीख सकते हैं जो आपको कोई अदर टीचर नहीं पढ़ाने वाला है। तो चलिए मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1। और ईजी लैंग्वेज में पढ़ो। सबसे पहली बात है कि मैं आपको यहाँ पे ईजी लैंग्वेज में सारी चीज़ों को यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, चलिए बात करते हैं। यहां पे बोला गया है कि कार्बन के किस रूप का उपयोग शुष्क स्नेहक यानी ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में किया जाता है। ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में इनमें से कार्बन का किस रूप का उपयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कौन सा होगा। त्रिषा शर्मा, राम राम। इसी के साथ में त्रिषा शर्मा की एंट्री हो गई है, तो चलिए स्टार्ट करें। त्रिषा शर्मा को सबको आंसर देने ही है। अब बात करते हैं कि कार्बन के किस रूप का उपयोग शुष्क स्नेहक। अब आपके माइंड में आ रहा होगा ड्राई लुब्रिकेंट होता क्या है। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए, तो लुब्रिकेंट करता क्या है भाई? किसी भी पदार्थ के बीच में घर्षण को रोकता है। लुब्रिकेंट का काम क्या है? ये कैसा है, ये ड्राई है, तो ये भी क्या कर रहा होगा, ये भी एक सूखा पदार्थ है, इसकी कोटिंग कर दी जाती है और ये घर्षण कम करने का काम करता है। तो ये क्या करेगा, मशीनों में भी लगाएंगे तो टूट फूट को कम करने में मदद करेगा। अब यहां पर कौन सा ऐसा है, तो भाई आप खुद सोचो, इनमें से ऐसा कौन है जो लेयर के रूप में किसी के बीच में लगाया जा सकता है? तो केवल एक ही है, वो कौन है? ग्रेफाइट। बाकी कोक, हीरा, कोयला क्या किसी के बीच में लगाए जा सकते हैं? यानी यहां पर केवल ग्रेफाइट ही है जो कार्बन का क्रिस्टली रूप है, और क्रिस्टली रूप होने के साथ साथ ये परतदार रूप में एक के ऊपर एक रखा जा सकता है और एक नरम और कह सकते हो चिकनाई प्रदान करता है। ठीक है, तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और यहाँ पे त्रिषा शर्मा ने आंसर दे दिया है डी। दिव्यांशी नमस्ते, किससे कर रहे हो, मुझसे या त्रिषा से? दिव्यांशी ने भी आंसर दे दिया है डी। क्वेश्चन हम आता है बाकी का। यहाँ पे पूरी डिटेल मैंने आपको दे रखी है। इस क्वेश्चन के बाद में आपको पूरी डिटेल यहाँ पे दिख जाएगी कि शुष्क स्नेहक क्या होता है, यानी ड्राई लुब्रिकेंट क्या होता है, किस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। 2 क्या कहता है? 2 यहां पे कहता है कि माध्यम ए से माध्यम बी की ओर जाते समय अगर मीडियम चेंज हो रहा है, आवाज नहीं आ रही, अब एक बार चेक करना। अगर मीडियम चेंज हो रहा है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लिया। पढ़ने के बाद अब आपको इसका आंसर बताना है, क्या होगा। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जितने साथी मेरे साथ में हैं, आप लोगों को आवाज सुनाई दे रही है?
तो चलिए मैं पढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। माध्यम ए से माध्यम बी की ओर जाते समय जब कोई प्रकाश किरण माध्यम ए से माध्यम बी की ओर जाएगी, यानी मीडियम चेंज करेगी। मीडियम चेंज करने पर क्या होता है, मीडियम चेंज करने पर यहां पर अपवर्तन होता है। क्या होता है, अपवर्तन। अगर मीडियम चेंज नहीं हो रहा तो क्या हो जाएगा, तो यहां पर आपका होगा परावर्तन। लेकिन मीडियम चेंज हो रहा है। यहां पे अगर मैं ये बात कहूं कि कैसे मीडियम चेंज हो रहा है उसकी भी बात करते हैं। ये क्या है आपके पास में, ये आपकी क्या है, एक अक्ष है, यहां पर मीडियम चेंज होने वाला है। ठीक है, अब मैं आपसे यहां पे कहूं कि एक नॉर्मल होगा, ये क्या है, ये आपका नॉर्मल है। मीडियम क्या आंसर दे रखा है, एक मीडियम दे रखा है ए और एक मीडियम दे रखा है बी। प्रकाश की किरण आ रही है, पढ़ो उसको और समझो क्या हो रहा है यहां पे प्रकाश की किरण आ रही है। ठीक है, और अविलंब की ओर झुक रही है। तो ये आई प्रकाश की किरण, इसको कैसे जाना चाहिए था, इसको सीधे जाना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, जाना इसको ऐसे चाहिए था, लेकिन क्या होता है, अब विलंब की ओर झुक जाती है। तो ये इस तरीके से मैं कह सकता हूं, इस तरीके से आपके सामने आएगी, ये अविलंब की ओर झुक गई। ठीक है, अब होगा क्या, यहां पे सबसे पहले ए को पढ़ते हैं। माध्यम ए माध्यम बी की तुलना में प्रकाशिक रूप से सघन है। ये कह रहा है ए सघन है। आप अगर ये बात कहें कि ए कैसा होगा, ए जहां पर जरूर विरल होगा, क्योंकि यहां पर नॉर्मल की ओर झुक रही है। तो नॉर्मल की ओर झुकना केवल आपका किस में होता है, सघन माध्यम में होता है, जब किरण विरल से सघन की ओर आ रही है। तो ए यहां पे हो जाएगा गलत। बी को देखते हैं। माध्यम ए में प्रकाश की चाल माध्यम बी की तुलना में अधिक है। अगर मैं ये बात कहता हूं तो आप देखो, माध्यम ए में प्रकाश की चाल क्या होगी, ए में प्रकाश की चाल जो है वो ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, क्या है, प्रकाश की चाल क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। और बी की मैं बात करूं तो बी में क्या होगी, बी में प्रकाश की चाल जो है वो कम होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि कैसा, ये डेंस एरिया है, और डेंस एरिया में कण जो होते हैं वो पास पास होते हैं। और अगर वो पास पास आ जाएंगे तो क्या होगा, तो आप भीड़ वाले इलाके में चल सकते हो, नहीं चल सकते हो, स्पीड कम करनी पड़ेगी। तो यहां पर आप सोचो कि ये क्या है, माध्यम जो है चेंज हुआ, नॉर्मल की ओर झुका, डेंसिटी ज्यादा है, तो स्पीड भी क्या होगी, कम हो जाएगी। मिश्रा गर्ल, हेलो सर, आई एम न्यू स्टूडेंट। तो मिश्रा गर्ल आपका स्वागत है। और आने के साथ में मैं आपका यहाँ पे यही बताना चाहूँगा, साइंस की क्लासेस चलती हैं रोजाना शाम को 6 बजे, आप हमारी क्लासेस से जुड़ सकते हैं और इसके बाद में फीडबैक दे सकते हैं। जब आपको क्लास पूरा कंप्लीट कर लें तो फीडबैक भी दे देना। ठीक है, ये समझ में आया। विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर, नॉर्मल की ओर झुकी। प्रकाश की चाल विरल माध्यम में क्या है, ज्यादा होगी। जब सघन माध्यम आगा तो कण जो होंगे पास पास होंगे। कण अगर पास पास होंगे तो क्या होगा, कण पास पास होने पर हम लोग भीड़ वाले इलाके में हम खुद नहीं चल पाते, तो क्या होगा, ये नॉर्मल की ओर झुकेगी तो स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, सी क्या कहता है, तो इसका मतलब क्या है, बी सही है। सी कहता है माध्यम बी का अपवर्तनांक माध्यम ए के अपवर्तनांक से ज्यादा है। तो भाई सघन है तो इसका मतलब क्या है, सघन वाले का अपवर्तनांक भी ज्यादा होता है। हमेशा याद रखना कि अगर कोई वस्तु यानी कोई मीडियम सघन माध्यम है, डेंस एरिया है, तो उसका अपवर्तनांक भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये भी बात क्या है, सही है। इसलिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आप बताओ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो, ए और बी दोनों नहीं, आपका बी और सी होगा। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है बी और सी। ठीक है, आगे बढ़ें, अगले पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये बात समझ में आई, अगर समझ में आ चुकी है तो आप बता सकते हो, नहीं आया तो भी बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। बात आती है अमीबा की। किस किस एग्जाम की क्लासेस चलती हैं, तो मिश्रा गर्ल यहाँ पे जो क्लासेस अभी चल रही हैं ये ग्रुप डी के लिए चल रही हैं, जो कि आपका रेलवे का एग्जाम है। रेलवे के अलावा हम लोग यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल की भी क्लासेस चलाएंगे, जो कि आपको सुबह मिलने वाली हैं। ठीक है, आपको मंडे के बाद से आपको क्लासेस मिलने वाली हैं जो कि सुबह रहेंगी, यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल। और आपको ग्रुप डी की या रेलवे की कोई भी तैयारी करनी है तो आप हमारी इस क्लासेस से जुड़ सकते हैं, जिसमें हम आपको ग्रुप डी के एग्जाम्स यानी पीवाईक्यूज यहाँ पे कराते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अमीमा में भोजन का ग्रहण किसके द्वारा होता है। भाई हम लोग खाना खाते हैं, सभी लोग खाते हैं, भोजन ग्रहण किसके द्वारा होता है, तो कहोगे सर मुंह के द्वारा होता है, हम लोग तो मुंह से खाते हैं। लेकिन यहां पे बोला गया है किससे कौन खा रहा है, भाई खा तो यहां पे अमीबा रहा है। और अमीबा अगर भोजन खाएगा तो किसके द्वारा खाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है तो इसका मतलब मुंह से तो खाएगा नहीं,
कहीं और से ही खा रहा होगा। अगर डायरेक्ट ऐसा पूछते तो हम तो कहते भाई मुंह से, लेकिन यहां पे बोला गया है कि अमीबा भोजन का ग्रहण किसके द्वारा करता है, तो याद रखना ये शरीर की पूरी त्वचा से भोजन करता है। क्यों? क्योंकि इसके पास में क्या होती है, इसके पास में, मैंने बोला ये शायद अमीबा है, आपको ये दिख रहा हो, किसी भी टाइप का हो सकता है। जो ये पार्ट दिख रहा है ना, जो मैंने ये बनाया है, ये आपके इसके फाल्स फुट होते हैं, यानी नकली पैर होते हैं। और नकली पैर को हम यहां पे क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्यूडोपोडिया। क्या कहते हैं इसे? स्यूडोपोडिया कहते हैं। ठीक है। अब मैं यहां पे बात करूं कि इसे जैसे ही खाना दिखता है तो क्या करता है, ये पास में जाएगा, जाने के पास में क्या करेगा, भोजन के कण, मान लो यहां पे ये भोजन का कोई कण है, इसको पहले घेरना स्टार्ट करता है। क्या करता है ये? भोजन के कणों को घेरना स्टार्ट करता है। और यहां पर जो सारे सिरे मिल जाते हैं ना, तो वो एक थैलीनुमा संरचना बना लेते हैं और उसके बाद में भोजन को बंद कर लेते हैं, और बंद करने के बाद वो निगल लेता है। तो यहां हम कह सकते हैं कि ये जो करता है किसके द्वारा, शरीर की पूरी त्वचा का यूज करता है किसी भी खाने को खाने के लिए, क्योंकि यहां पे स्यूडोपीडिया जो कि नकली पैर होते हैं उनके द्वारा भोजन के कणों को ये घेरता है और ये सारे सिरे मिलकर उनको थैलीनुमा संरचना बनाते हैं, और थैलीनुमा संरचना के अंदर वो भोजन को बंद कर लेता है, जिसे हम फूड वैक्यूल्स कहते हैं, और निगल जाता है। आया समझ? आया समझ? बाकी अगर आपको समझना है तो ये आपको यहां पे लिखा हुआ है। मैंने बताया ये क्या है, आपका अमीबा। अमीबा के पास में ये क्या है, स्यूडोपीडिया, जिसे हम क्या कह रहे हैं, कूटपाद कहते हैं। ये लाल वाला कलर का आपको दिख रहा होगा, ये फूड है। पहले क्या करता है, फूड को चारों तरफ से घेरता है, थैलीनुमा संरचना बनाता है, और उसके बाद में फूड को निगल जाता है। ये क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? 4 कहता है लिंग का निर्धारण। ठीक है, तो आप जानते हैं सेक्स का डिटर्मिनेशन किसके द्वारा होता है। तो आपके सामने कुछ ऑप्शन दिए गए हैं जो कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्रोमोसोम्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए हमारी बॉडी में, हमारी सेल के पास में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है। तो सभी जानते हैं क्रोमोसोम्स की जो संख्या होती है वो होती है 46। कितनी होती है भाई? 46 होती है। और ये 46 जो है वो पेयर में होते हैं। कितने होते हैं? 23 पेयर होते होंगे। इसका मतलब क्या है, पेयर में है तो 23 पेयर होते होंगे, और 23 पेयर हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, एक पेयर में 2 होते हैं। अब यहां पे मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दूं कि 22 पेयर जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो ऑटोसोम्स होते हैं, जो कि सब में सेम होते हैं। ठीक है। और एक पेयर जो होता है, या फिर मैं कहूं 23वां जो पेयर होता है, ये करता है सेक्स का डिटर्मिनेशन। 23वां पेयर क्या करता है, सेक्स का डिटर्मिनेशन करता है। यानी वो लड़का होगा या फिर लड़की होगी, इसका डिटरमाइन कौन करेगा, 23वां पेयर करता है। किस तरीके से? तो 23वां पेयर की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है मेल होता है और एक फीमेल होती है। और मेल के पास में कौन से क्रोमोसोम्स मिलते हैं, तो आपको यहां पे मालूम होना चाहिए, मेल के पास में एक्स और वाई क्रोमोसोम्स मिलते हैं, और फीमेल के पास में एक्स और एक्स क्रोमोसोम्स मिलते हैं। आया समझ? यानी फादर के पास से एक्स जाएगा और वाई जाएगा, और फीमेल के पास से अंडाणु में से हमेशा एक्स ही मिलने वाला है। तो मैं ये कह सकता हूं कि सेक्स का डिटर्मिनेशन करने वाला फादर का गुणसूत्र होगा, क्योंकि इनके पास एक्स है। अगर एक्स और एक्स मिले तो एक्स ही बनेगा। तो इसका मतलब क्या है, फीमेल है। अगर यहां से वाई और यहां से एक्स निकलेगा तो एक्स वाई बनेगा, तो क्या होगा, वो लड़की होगी, लड़का होगा। तो इस बात से हम कह सकते हैं कि डिटर्मिनेशन होता है मेल के द्वारा। तो शुक्राणु से अगर एक्स आएगा तो बच्चा लड़की होगी, अगर शुक्राणु से वाई आएगा तो लड़का, यहां पे क्या होगा, वो लड़का होगा। ये बात समझ में आ गई? तो यही बात यहां पे लिखी गई है। आप बताओ कौन सा आंसर सही होगा। तो यहां पे मैं कह सकता हूं कि हमारा सेक्स का जो डिटर्मिनेशन होता है वो क्रोमोसोम्स के में उपस्थित, यानी स्पर्म में उपस्थित, शुक्राणुओं में जो उपस्थित होता है क्रोमोसोम्स, उनके द्वारा होता है। आया समझ? ये बात आई समझ में?
इतना आपको समझ में आ गया कि नहीं आया कि किस तरीके से सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है? तो सेक्स क्रोमोसोम्स कौन सा होता है ये भी बात आपको मालूम पड़ चुकी होगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो रेलवे की क्लासेस के लिए अगर आप क्वेश्चंस कर रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, जो कि मैंने बताया 23, ये भी आपका 25 अगस्त 2022 को शिफ्ट सेकंड में पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाई मेरे पास में क्या दे रखे हैं, दो प्रतिरोध दे रखे हैं। ठीक है, दो प्रतिरोध अगर दे रखे हैं तो ए और बी के प्रतिरोध कम से 5 और 10 है। अब ये 5 और 10 ओम किसी ना किसी रूप से जुड़े होंगे, तो यहां में बोला गया है कि इनमें करंट को प्रवाहित करेंगे। भाई अगर वो हमने प्रतिरोध बनाए, करंट भी तो देना पड़ेगा। जब तक करंट नहीं देंगे तो यहां पे प्रतिरोधों का यूज ही नहीं कर पाएंगे। तो हमें करंट फ्लो कराने के लिए बैटरी से जोड़ना पड़ेगा, और बैटरी से अगर जोड़ रहे हैं तो यहां प्रतिरोध किस क्रम में जोड़े गए ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन में दे रखा है कि श्रेणी क्रम में संयोजित किए गए। चलिए बनाते हैं कि मैंने बोला दो प्रतिरोध हैं, एक प्रतिरोध मैंने ये बना दिया और दूसरा प्रतिरोध ये बना दिया, क्योंकि ये केस में श्रेणी क्रम में है। और दोनों को मैंने किससे जोड़ा भाई, बैटरी से। और बैटरी कितने वोल्ट की है, बैटरी यहाँ पे 5 वोल्ट की है। 5 वोल्ट से यहाँ पे करंट हम यहाँ पे प्रोवाइड करने वाले हैं। दो प्रतिरोध हैं, ए पहला कहता है ये 5 ओम का है, और बी कहता है कि भाई बी वाला जो है ना वो 10 ओम का है। ठीक, अब बात की गई है कि प्रतिरोध ए में उत्पन्न शक्ति और प्रतिरोध बी में उत्पन्न शक्ति, यानी पावर की बात कर रहे हैं। ए और बी में कितनी पावर होगी इसका रेशियो बताइए, बताइए। तो बहुत बढ़िया, अगर आपको अच्छा लग रहा है मिश्रा गर्ल को तो भाई आप लोग अपने साथियों को बुला सकते हैं और आपने इनवाइट कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे आके देखो, पढ़ के देखो, अच्छा लगेगा। ठीक है, नहीं लगता तो कोई बात नहीं है। चलिए अब बात करते हैं, एबी डिविलियर्स भी आ चुके हैं और इसी के साथ में आगे क्लास का स्टार्ट करते हैं। भाई एबी डिविलियर्स सब आंसर आपको भी देने हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है आंसर नहीं दोगे। अब मैं यहां पे कहूं कि प्रतिरोध जो है श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो इसका मतलब मैं इनको डायरेक्ट जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा, 15 ओम हो जाएगा। अगर ये समांतर क्रम में होते तो इसको मैं कैसे जोड़ता, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक है, ये तो बात होगी प्रतिरोध की। प्रतिरोध मेरे पास में 15 ओम का टोटल हो गया। नेट प्रतिरोध कितना है, इसके बाद में मैं कहता हूं कि करंट भी तो फ्लो कराना है भाई। करंट हम कितना फ्लो करा रहे हैं ये भी तो पता चले, इसके द्वारा कितना करंट फ्लो कराया जा रहा है। तो बी मुझे दिया है 5 और आर मैंने निकाल लिया 15। कितना आया ये, 1/3, और 1/3 का मतलब क्या हो गया, ये क्या है, एम्पियर। तो इतना यहां पे मैंने करंट फ्लो कराया है। मुझे बताना क्या था, इतनी रामायण मैंने बताई क्यों, क्योंकि यहां पे मुझे बताना है शक्ति, और शक्ति का कुछ फॉर्मूला होता है। तो P बराबर होता है I² R। क्या होता है, P इक्वल टू होता है I² R। अब यहां पे P हमारे पास एक प्रतिरोध है A और एक प्रतिरोध है B, यानी पावर की A की निकालनी है, पावर B की निकालनी है। तो I² का मतलब क्या है, तो 1/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। R कितना है, तो R A के लिए दिया गया है 5, तो ये वैल्यू जो निकल के आई 5/9 ओम 9 आई। और यहाँ पे किसका ये मात्रक क्या होगा, इसका वाट। इसी तरीके से B के लिए निकालेंगे तो हमारे पास में 1/3 का स्क्वायर 1/9 हो जाएगा, और B के लिए हमारे पास में जो प्रतिरोध है वो कितना है, 10 है, तो ये हो जाएगा 10/9 वाट। क्या आंसर निकल के आ गया, नहीं निकल के आया, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे तो रेशियो चाहिए। और रेशियो निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, तो रेशियो निकालने के लिए मैं इन दोनों का क्या कर देता हूं, डिवाइड कर देता हूं कि PA और PB का रेशियो क्या आएगा। आप इनकी वैल्यू को रख दोगे, ये होगा 5/9 और ये होगा 10/9। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 5/9 और 10/9। 9 से तो 9 यहां पे डिवाइड हो जाएगा। अब बचा क्या, यहां पे 5 से 10 जाएगा, कितना, 1/2। रेशियो कितना आ गया, 1/2। यही तो निकालना था, और इसी के साथ में मेरे पास में आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। आया समझ, यहां पे ए ऑप्शन क्यों आया, सबसे पहले मैंने क्या किया, मेरे को पता करना था कैसे जोड़े हैं, श्रेणी क्रम में जोड़े हैं। श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे बैटरी जोड़नी है, 5 वोल्ट की बैटरी जोड़ दी। 5 वोल्ट की जो बैटरी जोड़ी है इससे मैं करंट फ्लो कराऊंगा भाई, करंट नहीं दूंगा तो प्रतिरोध का कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे नेट रेजिस्टेंस निकाल लिया, 15 आ गया क्योंकि श्रेणी में जुड़े थे। इसके बाद मैंने करंट बताया I बराबर B/R।
वैल्यू पुट की, पुट करने पर मुझे करंट पता चला 1/3 एम्पियर का यहाँ पे करंट फ्लो कराया गया। इसके बाद मुझे पावर के बारे में जानना था क्योंकि मुझसे पूछा गया है। तो पावर का फॉर्मूला होता है I²R। जब मैंने इसको पुट किया, हमने पहले प्रतिरोध ए के लिए निकाला, कितना आया 5/9 वॉट, प्रतिरोध बी के लिए आया 10/9 वॉट। इन दोनों का मुझे रेशियो चाहिए, तो रेशियो के लिए मैंने क्या कर दिया, PA/PV कर दिया, आया 1/2, तो रेशियो क्या आया 1:2 आया। आया समझ? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। और 6 हमसे क्या कहता है, 6 यहां पे कहता है क्या, कौन कहां रह गया भाई, भाई अंक यहां भी अटके हो जाते हैं, ये भी कुंभ मिला है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। किसी वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। निर्मित प्रतिबिंब क्या होगा? सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कृपया बातें ना करें और पढ़ने पर ध्यान दें तो अच्छा रहेगा। ये बिल्कुल बात सही कही है, बातें करना इतना जरूरी अगर लगता है कि हाँ कोई छूट रहा है, कोई खो गया है, तो उसे ढूंढ लो, उसके बाद फिर पढ़ लो, ठीक। चलो, किसी वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी पे रखा गया, ठीक है। मैंने बोला पहले मेरे पास में क्या है, अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में कैसे मानूंगा कि जिसके आउटर पार्ट पे मैं पॉलिश कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने जो आपको ये फालतू की चीज निकाली है ना, ये वाली, ये पॉलिश है। और ये पॉलिश जब की जाती है तो सिल्वर नाइट्रेट की जाती है, और सिल्वर नाइट्रेट को हम AgNO3 कहते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दर्पण पर पॉलिश किसकी की जाती है, जिसके बाद आप मेकअप वाला चेहरा देख सकते हैं, ठीक है। यहां पे बोला गया है कि किसी वस्तु को 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पे रखा, दूरी वाला, यानी ये फोकस दूरी है कितनी है, 15 सेंटीमीटर पे हमारा फोकस है। अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर पे रखा है, तो 30 सेंटीमीटर पे मैंने क्या रखी है, कोई वस्तु को रखा है। अब आपके माइंड में एक चीज आनी चाहिए, अगर यहां पे फोकस की दूरी का दुगना कर दें, फोकल लेंथ का दुगना कर दें, तो यहां पे R का वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो ये 30 सेंटीमीटर मेरे लिए क्या है, वो त्रिज्या है। और यहां पर अवतल दर्पण में जब भी कोई भी वस्तु रखी जाती है वो हमेशा इसी पर मिलने वाली है, और उतने ही कितने, जितनी वो है उतनी ही मिलने वाली, यानी समान आकार की मिलने वाली है। तो दिमाग लगाओ, अगर ये समान आकार की है और मैंने बताया है कि ये नीचे की तरफ में बन रही है, तो नीचे की तरफ में बनने का मतलब है कि ये वस्तु कैसी बनेगी, उल्टी बनेगी। और उल्टी इमेज हमेशा रियल होती है, वास्तविक होती है। तो यहां पर मुझसे यही क्वेश्चन पूछा गया था। अगर पूछता कि शेप कैसी होगी, तो भाई समान आकार की होगी। तो यहां पे इस तरीके से हम पूरा आंसर दे सकते हैं। बताओ कौन सा आंसर होगा। उल्टी इमेज किस में बन रही है, ये बनी है और ये बनी है। इमेज कैसी है, वास्तविक है। तो आंसर मुझे मिल गया, ऑप्शन नंबर डी होगा यहां पे हमारा आंसर, ठीक है। इमेज कैसी, उल्टी इमेज, कैसा में, और इसके अलावा उल्टी इमेज हमेशा रियल होती है। अगर यहां पे सीधी बनती तो सीधी इमेज हमेशा वर्चुअल होती है, इमेजिनरी होती है, जो कि वास्तव में होती है। लाई हूं, ये लो क्या भैया, क्या क्या लाया जा रहा है। हाँ, तो चाय वाय की बातें हो रही हैं, हमें कुछ मिल नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। ये क्वेश्चन नंबर 7 कहता है प्रतिरोधकता की ऐसा इकाई क्या है। अब बताओ, प्रतिरोधकता जिसे हम क्या कहते हैं, रजिस्टिविटी कहते हैं। तो सबसे पहले मेरे को रजिस्टिविटी का फॉर्मूला तो पता होना चाहिए। चलो भाई फॉर्मूला देख लेते हैं। तो यहां पे मैं रजिस्टेंस की बात करता हूं, तो रजिस्टिविटी होती है रो एल अपॉन ए, ठीक है। ये रजिस्टिविटी इंटू लंबाई इंटू अपॉन एरिया, ठीक है। अगर मैं रो की बात कर दूं तो रो यहां पे रजिस्टिविटी है, और मुझे रजिस्टिविटी की क्या निकालनी है, यूनिट निकालनी है। तो रो इक्वल टू हो जाएगा R इंटू ए अपॉन एल, ठीक है। अब चलिए और क्या करना है, बस इनके मात्रक को बता दो। रजिस्टेंस का मात्रक होता है ओम, एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, लंबाई का मात्रक होता है मीटर। 1 मीटर से मीटर कट जाएगा, अब बचा क्या, ओम मीटर बचा। क्या ऑप्शन में ओम मीटर दिया है? अगर दिया है तो आंसर हमारा यही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। मिश्राकल ने आंसर बताया है डी, और मिश्राकल का आते ही आंसर हो गया गलत, ठीक है। ओम मीटर होता है, याद रखो, ये रजिस्टिविटी नहीं है, ये क्या है, प्रतिरोधकता, यानी रजिस्टिविटी की बात कर रहा है। और जिसका आपने बताया है वो होता है प्रतिरोध, उसे क्या कहते हैं,
रेजिस्टेंस कहते हैं, और रेजिस्टेंस का मात्रक होता है ओम। और मैंने इसी वजह से इसका फॉर्मूला पहले बताया कि रेजिस्टेंस का यहाँ पे फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए, और यहाँ पे रो का मतलब क्या है, यहाँ मैं रजिस्टिविटी की बात कर रहा हूँ, जो हर वायर की क्या होती है, अलग अलग होती है। और इसी वजह से इसका जो फॉर्मूला निकल के आएगा आर ए अपॉन एल होता है। रेजिस्टेंस का मात्रक मैंने लिखाया ओम, और यहाँ पे एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर, और लंबाई का मात्रक मीटर। मीटर से मीटर काटा, ओम मीटर आया, आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ में सर जी प्रचार करने गए थे, अच्छा बहुत अच्छी बात है, अगर प्रचार करने, भाई ये भी बहुत जरूरी है, प्रचार तो होना चाहिए। अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग ही प्रचार करोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। पढ़ो, उसके बाद आंसर देने की कोशिश करो, क्या हो सकता है इसमें, ऐसा क्या होगा कि जिसकी वजह से मेरा आंसर निकल के आएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना होता है, कह क्या रहा है। तो देखो 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली किसी वस्तु को एक 6 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर उसके मुख्य अक्ष पर रखा गया। इतनी बड़ी लैंग्वेज ली है, इतनी बड़ी लैंग्वेज में आपको समझना है क्या कि दर्पण क्या है। देखो इतनी सी बात समझनी है, दर्पण है हमारे पास में उत्तल, और उत्तल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण के इनर पार्ट पे पॉलिश की जाती है, और अगर इनर पार्ट पे पॉलिश की गई है तो इसे हम कहते हैं उत्तल दर्पण। तो मुझसे उत्तल दर्पण की बात की है। ये क्या होता है, ये होती है हमारी मेजर एक्सिस, और मेजर एक्सिस में मुझसे बोला गया है कि 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली एक वस्तु है और एक 6 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल दर्पण है। तो यहां से यानी पोल से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है, फोकस है, और इसकी फोकल लेंथ कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। ठीक, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर उसके मुख्य अक्ष पर रखा गया है वस्तु को। तो मान लो ये क्या है, 20 सेंटीमीटर है, ये दूरी क्या है, 20 सेंटीमीटर की दूरी है, और अगर दूरी यहाँ पे जो ऊंचाई दी है वो 3 सेंटीमीटर की दी है। इतनी सारी बातें यहाँ पर दी हैं। फोकस का दुगना होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये लिखा, तो इसका मतलब है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे कोई इमेज बन रही है। इतनी आपको दिमाग में आ रहा होगा। अब अगर मैं ये कहूं इतनी बात करने की जरूरत ही क्या थी, सीधी सीधी बात है, मुझसे बोला गया था उत्तल दर्पण। क्या बोला गया था, उत्तल दर्पण। और मैं उत्तल दर्पण में बात करूं कि यहां पे वस्तु को मैं कहीं भी रख दूं, यहां रखूं, यहां रखूं, यहां रखूं, यहां रखूं, यहां रखूं, या कहीं और भी रखूं, तो इमेज हमेशा, यानी वस्तु कहां पर है, कहीं भी रख दो, इमेज हमेशा कहां बनने वाली है, यहाँ पर इमेज जो बनेगी वो कहाँ बनेगी, वो यहाँ पे एक बात याद रखना, फोकस और पोल के बीच में बनने वाली है। कैसी बनेगी, यहाँ पे हमेशा छोटी बनती है। इमेज कैसी बनती है, उत्तल दर्पण में हमेशा छोटी बनती है। और छोटी जो बनी है, इसके अलावा ये क्या होगा, कैसी बनी, ये सीधी बन रही है, तो इसका मतलब मैं लिख दूंगा सीधी इमेज बनेगी। और सीधी इमेज हमेशा आभासी होती है, वर्चुअल होती है। ये बात मुझे दी गई थी, मुझे क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, मैं समझ गया उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में वस्तु है, वस्तु रखी है तो कैसी बनेगी, छोटी बनेगी। वस्तु का प्रतिबिंब छोटा है, तो इसका मतलब ये है कैसी बन रही है, अगर छोटी है तो 3 सेंटीमीटर की वस्तु है, और वस्तु अगर 3 सेंटीमीटर की है तो इमेज हमारी 3 सेंटीमीटर से छोटी बनेगी। अब देख लो आंसर भूल गया पूरा। यहाँ पे दिया है 3 सेंटीमीटर से कम, चलो ये सही है, लेकिन दिया क्या है, सीधा, बिल्कुल सही है। तो आपका ऑप्शन तो हमें यही मिल गया, ऑप्शन नंबर ए। ए किसने दिया है सर, तुम चलो भाई, आज तो बहुत सारे लोग फॉलोअर बढ़ाने की बात कर रहे हैं भाई, बहुत अच्छी बात है ये तो। अगर आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो मुझे लग रहा है कि भाई यहाँ पे कोशिश कर सकते हो बहुत अच्छी से। क्यों ए बी डिविलियर्स, कर सकते हो ना, कहाँ जा रहे हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। यहां बात आ रही है क्लोरीन गैस की। मुझसे बोला गया है क्लोरीन गैस है ना, पोटेशियम आयोडाइड विलयन से अवक्रिया करके पोटेशियम क्लोराइड और आयोडीन का निर्माण करती है। क्लोरीन जो है पोटेशियम आयोडाइड विलयन से अवक्रिया करेगी। तो सबसे पहले मैं पोटेशियम आयोडाइड की बात करता हूं। तो पोटेशियम आयोडाइड है Ki, पोटेशियम और आयोडीन, पोटेशियम आयोडाइड। इसकी जो अभिक्रिया की गई है किससे की गई है, क्लोरीन से करी गई है। तो ये क्या है, Cl2 ले लो, या क्लोरीन की बात आ रही है Cl2 ले लिया। जो बनेगा वो क्या बन रहा है, यहां पे पोटेशियम क्लोराइड बनता है।
क्या बनता है, पोटेशियम और क्लोराइड बनता है। इसके साथ में और क्या बना, आयोडीन बना, और आयोडीन को मैंने यहां पे लिख दिया ये, ठीक है। अगर मैं इसको यहां पे क्या करेंगे, बैलेंस कर लेते हैं। Cl2 है तो यहाँ पे Cl एक है तो मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अगर 2 का यहाँ किया है, यहाँ पोटेशियम तो हो गए तो मैंने यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन इसके साथ में I था तो मैंने फिर यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आ गया। क्लोरीन यहाँ पे क्या करती है, इसको अपनी यानी पोटेशियम के साथ में मिलकर क्या बना देती है, पोटेशियम आयोडाइड बना देती है। तो इसका मतलब ये है ना कि क्लोरीन जो है वो ज्यादा प्रबल है, ज्यादा स्ट्रांग है। और स्ट्रांग पर्सन क्या करेगा, स्ट्रांग पर्सन एक वीक पर्सन के पास में जाएगा और उसके साथी को हड़पने की कोशिश करेगा। या फिर कह सकते हैं ये स्ट्रांग पर्सन वो है जिसके पास में गवर्नमेंट जॉब है। इस स्ट्रांग पर्सन यानी क्लोरीन के पास में गवर्नमेंट जॉब है और इसने क्या किया, इसने यहां से पोटेशियम को अपनी ओर खींच लिया। और अपनी ओर खींचा तो इन दोनों ने तो कर ली शादी, और यहां पे जो आई था उसका हो जाता है ब्रेकअप। तीसरा इंसान यहां से चन्ना मेरिया करके बाहर निकल जाता है। इतनी सी बात थी, समझ ली हो तो समझ में आ गया होगा। क्लोरीन आयोडीन से अधिक प्रबल है और वो प्रतिस्थापित कर देती है। और यहां पे इसने इसको धक्का दिया है ना, धोखा जिसे कहते हैं, धोखा दिया है, धक्का दिया है, तो यहां पे इसे विस्थापित किया है। इसे कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब भाई बकवास ना हो रही है सर, बढ़ा फिजिक्स कम समझ में आता है तो भाई समझोगे तभी तो। यहां पे बात समझने की थी, मैंने और अच्छे से समझने की कोशिश की है कि Cl2 के पास में है गवर्नमेंट जॉब, और Cl2 ने क्या किया, इस पोटेशियम को अपनी ओर खींचने की कोशिश की। भाई जिसके पास में गवर्नमेंट जॉब होगी उसके पास में खींचने की ताकत ज्यादा होगी। तो इस Cl2 ने क्या किया, इसको खींचा, पोटेशियम खींचा चला गया। और I जो था ना इसके पास में नहीं है, ये तो प्राइवेट जॉब वाला है, तो इसको दे दिया धक्का, धक्का देके ये कर दिया अलग। अलग करने पर इसको कहेंगे विस्थापन। आया समझ। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। 10 क्या कहता है, 10 यहां पे कहता है, हमें यहां पे कथन देखने, पढ़ो कथन क्या दे रखे हैं। कथन देखोगे तो आप देखोगे कि यहां पे एक कथन हमारे पास में फर्स्ट है और एक कथन है सेकंड। तो फर्स्ट कथन को देखते हैं, जिसमें बोला गया है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O। अगर मैं यहां पे बात करूं कि बेकिंग सोडा का वास्तव में सूत्र जो होता है वो क्या होता है, NaHCO3 होता है। भाई मैं तो ये बोलूंगा, क्यों, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट को हम क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहते हैं। और यहां पे बात समझने की है, लेकिन मुझे दिया CaSO4, तो भाई कथन फर्स्ट गलत हो गया ना, क्योंकि बेकिंग सोडा का फॉर्मूला अलग होता है। तो फिर ये किसका है, दिमाग में आ रहा होगा। तो मैंने कल भी पढ़ाया था कि ये जिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4 हाफ H2O। ये किसका है, जिप्सम का फॉर्मूला है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड, बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता होगा कहीं खिलौने बनाने में, सजावटी सामान बनाने में, और यहां पे सतह को चिकना करने के लिए किया जाता है। तो ये बात भी यहां पे गलत हो जाती है, क्योंकि बेकिंग सोडा तो आपको किचन में मिलता है और किचन में खमीर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और यहां पे जो काम इसको दे रखे ना, खिलौने बनाने का, सजावटी सामान बनाने का, यहां पे सतह को चिकना करने का, वो तो हड्डी टूटने वाले का होता है। और हड्डी टूटेगी तो पीओपी लगेगी, पीओपी लगेगी यानी प्लास्टर लगेगा, जिसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। और प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या करता है, आपके हाथ पर जो जो जमा होता है ना, वो उसको चिकना करने का भी काम करता है, सरफेस को चिकना करता है। और इसके साथ में क्या करता है, सजावटी सामान बनाने में हेल्प करता है, क्योंकि वो खुद मजबूत हो जाता है। तो बताओ सेकंड भी गलत है। अब मेरे पास में एक ही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। आ गया समझ। सी होगा भाई मिश्रा गर्ल, ये भी गलत होगा। अब आप भी तो बातें कर रहे हो। भाई एक बात बताओ, कोई नया इंसान अगर आ रहा है, दो चार बातें करता है तो कोई दिक्कत थोड़ी है। भाई उसे अभी नहीं पता है, वो पढ़ने, उसे आप माहौल तो दो।
आप किसी को अगर माहौल नहीं दोगे उसे पढ़ने का तो कैसे पढ़ेगा? पहले बातें कर लेने तो नया नया इंसान आता है, वो बातें करता है, फिर उसके बाद में क्या होता है, वो ढल जाता है। यहाँ पे देखते हैं लोग पढ़ने वाले हैं, शांति। तो लाइब्रेरी होती है ना, लाइब्रेरी में क्या होता है, लाइब्रेरी में सब लोग बैठते हैं। पहले दिन कोई इंसान आता है ना, उसे बोलने की आदत होती है, वो तेज बोलता है, लेकिन धीरे धीरे माहौल में ढल जाता है, फिर उसकी आवाज़ भी बहुत धीमे निकलती है, बहुत धीमे, कभी कभी तो सुनाई भी नहीं देती। काव्या नमस्ते, न्यू स्टूडेंट भाई काव्या आपका स्वागत है। और इसी के साथ में आप लोगों को जो नए जुड़ते जा रहे हैं मैं बताना चाहता हूं कि ग्रुप डी का बैच चल रहा है, जिसमें हम आपको साइंस पढ़ा रहे हैं। और यहाँ पे पीवाईक्यूज की यहाँ पर सीरीज चल रही है, रोजाना चलती है। पिछली शिफ्ट के जो हमारे पास में एग्जाम हुए हैं उन सारी शिफ्टों को यहाँ पे सॉल्व कराते हैं, और आप अगर जुड़े हैं तो बहुत अच्छा है। और एएसपी लाए तो बहुत अच्छी बात है भाई। एएसपी भाई आप लोगों को लेके आ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को खुद समझ में आने लग गया होगा तो। और यहाँ पर जैसे जैसे लोग जुड़ेंगे, आपके साथ ही जुड़ेंगे, आपको खुद अच्छा लगेगा, और पढ़ाई भी अच्छे से चली रही है। चलो बाकी का ये बता दूं कि हमारी एक एप्लीकेशन है यादविन स्मार्ट क्लासेस की, प्ले स्टोर पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। पीवाईक्यूज को पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा होगा, आपका थ्योरी और कंसेप्ट के साथ में आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। ग्रुप डी चैंपियन बैच, हमारी एप्लीकेशन पे एक बैच चल रहा है जो कि आपको मात्र 399 रुपये में मिलने वाला है। 400 रुपये में भी 1 रुपया कम है भाई, हम 1 रुपया कम ले रहे हैं। 399 में आपको एक बैच दे रहे हैं जिसमें आपको साइंस, मैथ्स, रीजनिंग और जीएस पढ़ाने वाले हैं। लाइव के साथ साथ रिकॉर्डिंग में भी आपके साथ में अवेलेबल रहेंगे, डाउट क्लासेस को भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, और इसी के साथ में बाइलिंगुअल क्लासेस भी रहेंगी। अब बढ़ते हैं आगे, इसी के साथ में आता है क्वेश्चन नंबर 11। सबको ला रहे हो, बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही ला रहे हो तो भाई आओगे, वेलकम होगा। वेलकम के साथ में आप एक बात याद रखना कि कहीं पर ऐसी चीजें ना करना जो सामने वाले चैनल को अच्छा ना लगे, मैं तो ये कहूंगा। बाकी आप व्हाट्सएप वगैरह किसी से लेके आते हो तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। किसी धारावाही चालक पर, अब धारावाही चालक क्या है भाई, मैंने कहा कि बल की दिशा परिवर्तित करनी है तो आपको पता होने चाहिए कि मेरे पास में है एक चुंबकीय क्षेत्र, और जब चुंबकीय क्षेत्र की बात करते हैं तो मैंने लगा दी यहाँ पे वायर। जब चुंबकीय क्षेत्र में कभी कोई वायर लगाया जाता है और इसमें मैं करंट फ्लो कराता हूं तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें एक फोर्स काम करने लग जाता है। यानी ये क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, और इस चुंबकीय क्षेत्र में जो फोर्स काम कर रहा है वो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ एक बल काम कर रहा है जो इसको मूव कराएगा। भाई मूव कराना जरूरी है, और यहाँ पे मैंने फ्लो क्या कराया है, इस विद्युत धारा को फ्लो कराया है। भाई करंट ही तो फ्लो कराऊंगा, तभी तो यहाँ पे फोर्स काम कर रहा है। अब यहाँ पे माइंड में आएगा किसकी बात हो रही है, तो याद रखना कि जब भी आपको बल, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा की बात की जाएगी तो यहां हमेशा लगेगा फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग का कौन से हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम। और इस बाएं हाथ के नियम में होगा क्या, याद रखना कि यहां पर अगर मैं दिशा परिवर्तित करता हूं, किसकी, बल की, ये बल लग रहा है ऊपर की ओर, इसकी दिशा अगर मैं परिवर्तित करूंगा तो यहां पर धारा यानी विद्युत धारा की दिशा भी बदल जाएगी। क्या होगा, अगर मैं बल की यहां पे बल को चेंज करता हूं तो विद्युत धारा भी बदल जाएगी। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, और यहां पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केवल थर्ड। बाकी आपका यहां पे दोनों गलत हैं। धारा का परिमाण नहीं बदलेगा, जितनी धारा हम करंट यहां पे फ्लो करा रहे हैं उतनी ही करंट यहां पे रहने वाली है। क्या ऐसा होगा कि भाई मैंने इसमें 20 एम्पियर का करंट लगा दिया, मैं इसको मूव करा दूंगा तो 20 एम्पियर का करंट नहीं लगेगा, लगेगा 20 का ही लगेगा ना, परिमाण थोड़ी बदल जाएगा, उतना ही रहेगा। बस क्या होगा कि मैंने अगर बल की दिशा को चेंज कर दिया तो विद्युत धारा की भी दिशा क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। हाँ जी बिल्कुल पढ़ा होगा सर जी, रिकॉर्डिंग क्लास से लाएंगे तो और अच्छे। चलो क्वेश्चन नंबर 12, कीटनाशक की बात करते हैं। तो आपको पता होगा भाई हम कीटनाशक का यूज़ बहुत करते हैं, पौधों की वृद्धि को यूज़ करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं, और खेती से बहुत लोग जुड़े होंगे, खेती से जुड़े हैं। काव्या ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, दिव्यांशी ने भी आंसर, मिश्रा ने, बिल्कुल सभी का आंसर सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। कीटनाशक में हमें क्या बताना है, एक अजैव निम्नीकरण होता है, कृषि के लिए लाभकारी, सबको पता है भाई हम कीटनाशक का यूज जो कर रहे हैं वो कृषि के लिए अच्छा है, ठीक है। हानिकारक भी होता है, अगर ज्यादा यूज कर दिया तो हानिकारक है।
कीटनाशकों के संबंध में हमें क्या बताना है, याद रखना सबसे ज्यादा इग्नोर होने वाला वर्ड है गलत। गलत तो कोई होता ही नहीं है, सारे सही होते हैं, लेकिन जब ब्रेकअप हो जाता है तो फिर गलती निकल के आती है, तब तक तो पता ही नहीं चलता गलत है क्या नहीं है। और फिर वहां पे वो कीटनाशक की बात आती है, अगर आप कीटनाशक का ज्यादा यूज करोगे तो भाई दिक्कत होगी। चलो, कीटनाशक का मैंने यूज किया और मुझे क्या करना है, ये करता क्या है, तो याद रखना अगर मैं सही मात्रा में इसका यूज कर रहा हूं ना तो ये क्या करेगा, पौधों की वृद्धि को बढ़ाएगा। क्या करेगा, पौधों की वृद्धि को बढ़ाएगा। और खरपतवार होती है जो खेतों में, भाई हमने लगाई है मटर और उसमें उग रहा है बाहर की तरफ में कोई दूसरा पौधा, तो उसको निकालेंगे, तो यहां पर उसको कम करने के लिए हम इसमें कीटनाशक का यूज करते हैं। कीड़े मकोड़े आ जाते हैं तो उनको खत्म करने के लिए कीटनाशक का यूज करते हैं। पौधे में कोई रोग हो गया तो उसको कंट्रोल करना हो, कीटनाशक का यूज करते हैं। तो भाई ये लाभकारी भी तो है, अब हानिकारक कैसे है, तो यहां पे ज्यादा उपयोग कर देंगे तो भाई खेत को खराब कर सकता है, यहां पे पौधे की वृद्धि को प्रभावित कर सकता है। तो यहां पे मेरे अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये गलत है, ये पौधे की वृद्धि को कम नहीं करता। अगर आप सही मात्रा में, उचित मात्रा में यूज कर रहे हैं ना, तो ये खरपतवार, कीट, पौधे के रोग, इनको कंट्रोल करता है। बिल्कुल, अब ये अगर रोज इस्तेमाल करते हो तो आपको पता होगा। सर जी हम तो सिटी से हैं। भाई सिटी से हो तो क्या, कौन सी सिटी से हो? हाँ जी, एबी डिविलियर्स गलत वाला पूछा था, सही वाला नहीं पूछा है मैंने, ध्यान दे भाई, गोला भी लगाया था इसी चक्कर में। सबसे ज्यादा जो गलत होता है ना वो इसी वजह से होता है कि हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस को पढ़ते चले जाते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते कि उसके वर्ड कौन से पकड़ने हैं। हमें एक बताना था गलत। प्रयागराज संगम की नगरी, बहुत ही अच्छा। कुंभ मेला भी होके चुका है भाई, आने जाने में दिक्कत रही होगी लेकिन कुंभ मेला में तो गए होगे लोग। वेटिकन सिटी से, हाँ भाई, अमेरिका, अफ्रीका सब लोग यहीं पे आ चुके हैं। मेरी क्लास जो है यहाँ पर भाई बर्ड पे, फिर तो बर्ड नंबर 1 पे आनी चाहिए। फिर तो आप लोग अमेरिका से है, कोई अफ्रीका से, भाई एबी डिविलियर्स तो हमारे अफ्रीका से हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। यहां कहता है किसी वस्तु को एक 12 सेंटीमीटर फोकस वाले दूरी वाले उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर 18 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। अब दिमाग लगाना, मैं कुछ नहीं करने वाला इसमें, कुछ भी नहीं, बस आपको याद रखना है कि जब भी उत्तल लेंस की बात की जाएगी, कब क्या की जाएगी, उत्तल लेंस की बात की जाएगी, तो क्या बनने वाला होगा, इमेज कैसी बनेगी। तो मेरे पास में ये उत्तल लेंस है और इस उत्तल लेंस पे मैं क्या करूं, 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो मैंने कहा ये 12 सेंटीमीटर की क्या है, फोकस दूरी है, ये बना दी 12 सेंटीमीटर। फिर कहता है मुख्य अक्ष पर 18 सेंटीमीटर की वस्तु पे, 18 सेंटीमीटर पे वस्तु को रखा गया है। तो मान लो ये 18 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका दुगना सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो ये इमेज यहाँ पे वस्तु जो रखी है सी और एफ के बीच रखी है, और जब भी वस्तु सी के बाद रखी जाएगी तो इमेज हमेशा बड़ी बनेगी, सी से पहले रखी जाएगी यानी सी के पीछे रखी जाएगी, इमेज हमेशा छोटी बनेगी। तो यहां पे सी के बाद रखी गई है, इसलिए यहां पे क्या होगा, यहां पे इमेज जो होगी वो कैसी होगी, बड़ी होगी। कैसी होगी, बड़ी होगी। और मैग्निफिकेशन कैसा होगा, अब बताओ, बड़ा प्रतिबिंब है तो 1 से कम होगा या फिर 1 से ज्यादा होगा। तो दिमाग में आना चाहिए कि बड़ी इमेज के लिए मैग्निफिकेशन जो होता है वो 1 से ज्यादा होता है। तो बताओ कौन सा आंसर होगा, 1 से ज्यादा। ठीक है, प्रतिबिंब उत्तल लेंस में कैसा बनता है, उल्टा बनता है, और उल्टा इमेज जो होती है वो कैसी होती है, वास्तविक होती है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, मैं कई बार सॉल्व करा चुका हूं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए यहां पे सही हो जाएगा कि मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा होगा और प्रतिबिंब उल्टा बनेगा यहां पर। इसी वजह से आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। हाँ बिल्कुल उल्टी इमेज बनती है। ठीक है, गुड मॉर्निंग भाई कमल प्रसाद। कमल प्रसाद जुड़ चुके हैं, ऑप्शन नंबर ए बताया है कमल ने। तो यहां पे मैं बता रहा था किसी वस्तु को एक 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी और 18 सेंटीमीटर के बीच में रखा गया है। 12 का दुगना होता है 24, लेकिन रखा गया है 18 पे, तो इसका मतलब क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच रखा गया होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच है, इमेज कहां बनने वाली है, इमेज यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनेगी
और बड़ी बनेगी। अगर वस्तु सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होती तो समान आकार की बनती, अनंत पर होती तो छोटी बनती, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे होती तो भी छोटी बनती, और एफ पर होती तो बड़ी बनती, बहुत बड़ी बनती। ठीक है सर, पॉलिटी की क्लास चलाइए। बिल्कुल चलाएंगे भाई। मॉर्निंग और इवनिंग की बात नहीं है, मुझसे शायद हो सकता है मॉर्निंग बोला हो तो मॉर्निंग बोल दिया होगा मैंने। चलिए बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14 की। 14 क्या कहता है? 14 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जी उत्पाद पौधों के पुराने जाइलम में संग्रहित होता है? तो उत्सर्जन का क्या मतलब है? तो भाई आपको पता है उत्सर्जन हर कोई करता है, भाई हम लोग भी करते हैं, हम एक्सक्रेशन करते हैं, तो भाई सभी को यहाँ पे कहते हैं ना यूरिन निकल आता होगा, और यूरिन आता होगा तो कहीं ना कहीं से निकलता भी होगा। तो ये क्या है? ये एक्सक्रेशन है, और एक्सक्रेशन को हम कहते हैं उत्सर्जन। तो उत्सर्जन तंत्र है जो किडनी के द्वारा फिल्टर होकर यूरिन बाहर निकलता है, और रेक्टम के द्वारा मल बाहर निकलता है, स्किन के द्वारा पसीना बाहर निकलता है। ये सारी जो चीजें हैं ना, ये बाहर आ रही हैं, इन्हें हम कहते हैं उत्सर्जी चीजें, या उत्सर्जन तंत्र में शामिल होती हैं। ऐसे ही यानी ये उत्सर्जी उत्पाद कहलाते हैं। तो क्या ये हमारे में ही होता है? नहीं भाई, पेड़ों में भी होता है। और पेड़ों में होता है, कौन करता है भाई? तो पेड़ों में आपको मालूम होना चाहिए, पेड़ों के अंदर होता है स्टोमेटा, और स्टोमेटा से सांस लेती हैं पत्तियां, और पत्तियां सांस लेती हैं तो यहां पर जमा हो जाता है एक्स्ट्रा वाटर, और एक्स्ट्रा वाटर क्या हो जाता है? बाहर किया जाता है पेड़ों के द्वारा जब यहां पे सन की रेस पड़ती हैं। इसके अलावा जाइलम होता है जिसे हम ओल्ड जाइलम के नाम से जानते हैं। तो आप कहते हैं गोंद कहाँ मिलता है? तो पेड़ के ओल्ड जाइलम वाले हिस्से में मिलता है। राल कहाँ मिलता है? पेड़ के ओल्ड जाइलम वाले हिस्से में मिलता है। इसके अलावा पेड़ के पास में पाए जाते हैं वैक्यूल्स, और वैक्यूल्स में भी क्या होती हैं? स्टोर होती है क्या? जो चीजें यानी जो वेस्टेज होती है वो वेस्टेज यहाँ पे स्टोर होती है। ये सारी वेस्टेज चीजें हैं जो बाहर हो रही हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब कहोगे सर ये कैसे बताया? भाई एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है। आप यहाँ पे देखो, एनसीईआरटी में ये सारी चीजें लिखी होगी है। मैनी प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन सेलुलर वैक्यूल्स, जो कि मैंने बताया वैक्यूल्स में होती है। इसके अलावा वेस्ट प्रोडक्ट्स में बी स्टोर्ड इन लीव्स, पत्तियों में, और फिर क्या लिखा है? दैट फॉल ऑफ, जब ज्यादा यहाँ पे वेस्टेज आती है तो पत्तियां टूटकर गिर जाती हैं। अदर वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर एज रेजिन्स, जो कि मैंने देखा राल, एंड गम्स, जो कि आपका गोंद कहलाता है। ये कहाँ होते हैं? ओल्ड जाइलम में। सारी चीजें लिखी हुई हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राल। काव्या ने आंसर सही बताया है, और इसके अलावा किसी का आंसर आया, कमल प्रसाद ने गलत बताया, सी आंसर नहीं होगा। एएसपी का आंसर हो गया सी, गलत है। अभी उठाऊं सोकर तो मेरे लिए हाँ बिल्कुल, जब जागो तभी सवेरा। ऐसे ही मत करना, ऐसा मत करना कि तुम जाग रहे हो उस टाइम पे पेपर नहीं होगा। पेपर तो आपका उसी टाइम पे होगा जब होना चाहिए। तो भाई जागो, जागो ग्राहक जागो, सुबह जागो पर। भाई आरसीबी की बात कर रहे हैं यहाँ पे ये। चलो क्वेश्चन नंबर 15, बाबू। बाबू कौन सा बाबू? भाई वो बाबू नहीं है यहाँ पे। बात आती है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 की। इसमें बात आती है कि एक बाबू है, किसका बाबू पता नहीं लेकिन है। एक परख नली में तनु नाइट्रिक अम्ल, यानी उसने डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का यूज किया है। ठीक है, अब ये नाइट्रिक एसिड है, अम्ली है। अम्ल में याद रखना, जब भी अम्ल की बात की जाएगी तो अम्ल में हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया। अम्ल का अगर मैं टेम्परेचर क्या कर दूं? इंक्रीज कर दूं, भाई टेम्परेचर दूंगा मैं, तो यहां पे क्या हो जाता है? अपघटन हो जाता है, अपघटन बढ़ जाता है। और अपघटन बढ़ जाएगा तो क्या होगा? अपघटन बढ़ जाने पर इसकी जो पीएच वैल्यू होती है ना, वो घट जाएगी, और पीएच वैल्यू घट गई तो बी जो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है वो धीरे धीरे वीक एसिड में चेंज हो जाता है। ऐसी ही बात यहाँ पे लिखी है कि हमारे पास में क्या है? नाइट्रिक एसिड है। ठीक है, हमारे पास में नाइट्रिक अम्ल है, और नाइट्रिक अम्ल को मैंने क्या किया है? एक परख नली में 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या किया? 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया है। अब बताओ, किसी भी चीज को गर्म करोगे तो उसके अंदर जो एसिड होगा वो पीएच वैल्यू को बढ़ा देगा, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या हो रहा है? यहाँ पे उसकी एसिडिटी जो है, यानी एसिडिक जो नेचर है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो
तो अब बताओ आंसर क्या होगा। यहां पे एसिडिक नेचर या पीएच वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बताओ किसका आंसर सही हुआ है। बाबू अर्थात प्रेमी। भाई वही मैंने बोला है, बाबू है, लेकिन किसका है पता नहीं। इसने एक परख नली ली थी, किसी भी चीज को गर्म किया था और गर्म करने पर उसकी एसिडिक वैल्यू जो थी वो घटा दी। बेचारा पता नहीं एसिडिक था, अच्छा काम कर रहा था, उसको भी घटा दिया फालतू में। हाइड्रोजन आयन थे उसके अंदर, उसकी कंसंट्रेशन को कम कर दिया, सांद्रता को कम कर दिया। अब बताओ क्या होगा। कब तक क्लास चलेगी। बस लास्ट क्वेश्चन है बस। भाई आपकी बात को मान लिया गया है और आखिरी क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और क्वेश्चन नंबर 16 कुछ कहता है। अब यहाँ पे अभी तक बाबू की बात आ रही थी, अब सबकी यहाँ पे सोना बाबू सब आ चुके हैं। नवीन भी आ गया, आयुष भी आ गया, स्नेहा भी आ गया, आकृति भी आ गई। और आप लोगों में अगर इनमें से कोई हो तो भाई बुरा मान जाना, कोई दिक्कत नहीं है। बाबू छोटे बच्चे को बोलते, बाबू बच्चे को नहीं बोलते, बाबू जी बोलते हैं उसे। और बाबू जी बोलते थे हम पहले, जो बड़े लोग होते थे उन्हें। और आपने पुरानी पिक्चर देखी हो तो उनको कहते थे बाबू जी, यानी पिताजी को बोलते थे। और आज के टाइम पे एक 20-25 साल के लड़के को बाबू बोलते हैं। बताओ, हद है। चलो हाँ ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर करते हैं 16। कक्षा 10th का छात्र है, इसके द्वारा 4 अलग अलग प्रयोग किए गए। यानी हमारे पास में कक्षा 10 के छात्र थे, उनके द्वारा बहुत सारे प्रयोग किए गए। बोला गया क्वेश्चन नंबर 1 में नवीन ने कॉपर सल्फेट का यूज किया। याद, एक चीज याद रख लेना, अगर हम मैग्नीशियम का यूज कर रहे हैं तो कॉपर सल्फेट के साथ प्रक्रिया हो जाएगी। यानी यहां पे क्या हो जाएगी, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन होगी। क्योंकि यहां पे मैग्नीशियम क्या करता है, मैग्नीशियम का यूज करने का मतलब है कि मैग्नीशियम विस्थापित कर देगा कॉपर को। यानी मैग्नीशियम यहां पे सरकारी नौकरी वाला है, और अगर ये सरकारी नौकरी वाला है तो रिएक्टिव ज्यादा होगा, और रिएक्टिव ज्यादा है तो कॉपर सल्फेट से कॉपर को अलग कर देगा, विस्थापित कर देगा। इसका मतलब पहला सही है। क्या है, पहला ही सही है। इसी के साथ में हमारा आंसर भी मिल गया कि नवीन भाई ने जो प्रयोग किया था कि यहां पर कॉपर सल्फेट के साथ में मैग्नीशियम की क्रिया करा दी, जो कि मैग्नीशियम सरकारी नौकरी वाला था, इसने दिया दहेज, तो यहां पे कॉपर जो है उसको बाहर कर दिया गया, सल्फेट मिल गया मैग्नीशियम के साथ में, तो ये बना दिया इसने क्या, MgSO4। ठीक है, और MgSO4 बना तो इसका आंसर क्या निकल के आया, ऑप्शन नंबर ए नवीन। ये नवीन भैया हैं, ऐसे करते हैं। बंटी गौतम नमस्ते, बिल्कुल सही टाइम पे आयो कल के लिए। वही क्लास हो गई ओवर। ठीक है, बंटी गौतम को भाई बिल्कुल लास्ट में लेके आयो, एसपी भाई, बहुत ही लास्ट में। अब बात करते हैं आगे का। अगर देखना चाहते हो, सेकंड में कहा कॉपर सल्फेट के जली विलयन की कुछ मात्रा से भरा एक बीकर लिया, उसमें प्लेटिनम के साथ में कोई भी रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि प्लेटिनम जो होता है कम रिएक्टिव होता है। तीसरा कहता है स्नेहा ने कॉपर सल्फेट के जली विलयन की कुछ मात्रा से भरा एक बीकर लिया, उसमें कुछ कॉपर टर्निंग डाली। कॉपर टर्निंग की क्रिया अगर मैं कॉपर से ही करा रहा हूं तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। कॉपर से बस थोड़ा सा कॉपर, क्या वो कॉपर को विस्थापित कर देगा, नहीं करेगा। तो क्या मतलब है इसका। बात करते हैं फोर्थ की। आकृति ने कॉपर सल्फेट के जली विलयन की कुछ मात्रा से भरा एक बीकर लिया, उसमें चांदी के तार का टुकड़ा डाल दिया। चांदी के तार का टुकड़ा डाला भाई, यानी एजी का टुकड़ा डाला है। यहां पे जो सिल्वर है ना या चांदी है, जो कॉपर की तुलना में कम क्रियाशील होती है, तो भाई ये भी गलत हो जाएगा। आपका हो जाएगा। थैंक यू सर, वेरी नाइस क्लासेस, थैंक यू मिश्रा गर्ल। इसी के साथ में जितने साथी जुड़े थे सभी का थैंक यू। और आज की क्लास आपकी ओवर होती है। बाकी आपको मैं बता दूं, ये था आपका PYQs का सीरीज, जो कि आपकी यूट्यूब चैनल पे चल रही है। और इसके अलावा अगर आप हमारे साथ में थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो यादविन स्मार्ट क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे हम मात्र 399 रुपए में आपका ग्रुप डी चैंपियन बैच में आपको चैंपियन बनाने का प्रण ले रखे हैं, और जिसमें हम आपको लाइव क्लासेस के साथ हम BOD भी प्रोवाइड कराएंगे, और यहाँ पे नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे, जो आपको हैंड रिटन के साथ साथ PPT और PDF के रूप में भी आपको मिलने वाले हैं। बाइलिंगुअल क्लासेस आएंगी, इंग्लिश वाले होते हैं कुछ, हमारे साथ में विदेशी लोग भी जुड़े हुए हैं, और अगर विदेशी जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब है इंग्लिश में भी चलाना पड़ेगा, कुछ हिंदी में चलाना पड़ेगा। इसी वजह से यहाँ पे दोनों चीज रहेंगी। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पढ़ रहे हो तो टेस्ट सीरीज तो लगानी पड़ेंगी। क्लासेस जो रहेंगी बेसिक से स्टार्ट होंगी और एडवांस लेवल पर जहां तक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है भाई। लो बंटी गौतम तो शादी, इतना डेडिकेशन है बंटी के अंदर कि शादी में से यहाँ पे हमारी क्लासेस को देख रहा है। कितना डेडिकेशन है भाई, ये बंदा क्वालिफाई कर जाएगा।
कहीं भी क्वालिफाई करे, क्वालिफाई कर जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, मेहनत करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, आप लोगों के लिए तो मेहनत कर ही रहे हैं। हमारी बाकी की क्लासेस अगर आपने नहीं देखी है, ये क्लासेस के अलावा भी मैंने बहुत सारी क्लासेस बनाई हैं, बहुत सारे पीवाईक्यूज बनाए हैं, तो इन क्लासेस को भी आप देख सकते हैं। हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें मैंने आपको साइंस के बहुत सारे चैप्टर पढ़ाए हैं। इसी के साथ में मैं आगे बढ़ता हूं। अब भाई दिमाग में आता है कि जो पढ़ाया है पीडीएफ तो प्रोवाइड करो सर, दिमाग आता है सबका। तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, जहां पे यादविन स्मार्ट क्लासेस को सर्च करना होगा। सर्च करने के बाद में आपको वहां पे ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करने के बाद जैसे ही मेरी क्लासेस खत्म होती है, उसके बाद मैं आपकी पीडीएफ और लिंक दोनों डाल देता हूं, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती हैं। आपको अगर पढ़ना है तो अच्छे के लिए, बाकी यहाँ पे आपकी मर्जी है। यहाँ पे मैं बात करूँ कि ये क्लासेस में मैं क्या क्या देने वाला हूँ, बता दिया। डेली क्लास पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे, बाइलिंगुअल कंटेंट रहेगा, कंप्लीट थ्योरी रहेगी, अपडेटेड कंटेंट होगा, और टेस्ट सीरीज भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। इसी के साथ में कैसे डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर पे जाना है, यादविन स्मार्ट क्लासेस सर्च करना है। ये हमारा होम पेज है, जहाँ पे आपको बैच दिख जाएगा, ग्रुप डी चैंपियन बैच। और इस ग्रुप डी चैंपियन बैच को आप 399 रुपए में यहाँ से बाई नाउ का ऑप्शन दिया है, यहाँ से बाई कर सकते हैं। और इसी के साथ में थैंक यू भाई, जितने भी साथी जुड़े सभी का थैंक यू, धन्यवाद। और इस क्लास के लिए यहाँ पर आप अगर हमारे साथ में इसी तरीके से जुड़ते हो तो आपका नौकरी दिलाने का काम हमारा हो जाएगा। आपके लिए मेहनत हम करेंगे। आपको कोई भी बुक लेने की जरूरत नहीं है, आपके लिए सारी बुक का एक निचोड़ हमारे द्वारा यहां पे दिया जाएगा। आपको अपडेटेड कंटेंट हमारे द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, एनसीईआरटी से दिया जाएगा। अदर बुक से पढ़ना चाहते हो तो सारी बुक का निचोड़ हम यहां पे आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। और इसी के साथ में आज की क्लास में एंटर करते हैं। क्लासेस कब होती है? क्लासेस रोजाना होती है, शाम को 5 बजे से ग्रुप डी की क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, जिसमें जीएस ललित सर के द्वारा पढ़ाया जाता है। 6 बजे मेरे द्वारा साइंस की क्लासेस कराई जाती है शाम को 6 बजे, और 8 बजे आपको मैथ्स की क्लासेस कराई जाती है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, क्योंकि ग्रुप डी में मैथ्स यानी मैथ्स तो आपका 90% एग्जाम में आता है, जो यादविन सर के द्वारा कराया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। यादविन सर बहुत अच्छी तरह आपको यहाँ पे कंप्लीट कराते हैं, और अच्छे से आपको यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक के साथ में किस तरीके से बेसिक के साथ में अगर क्वेश्चन करना है तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं। भाई कौन जीजू है यहाँ पे? ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। इसी के साथ में आज की क्लास में इतना ही। कल फिर मिलते हैं शाम को 6 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, राम राम और गुड नाइट।